Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's session मैं आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में जो PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ एंड मैं सिखा रही हूँ. बेसिकली ये सब्जेक्ट मैं आप सभी को सिखा रही हूँ. एंड इन टुडेज सेशन हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के PYQs देखेंगे ऑफ द ईयर 2022, जिनके थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट आपको एक आइडिया मिलेगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं इन PhD एंट्रेंस टेस्ट. साथ ही ये PYQs जो है ये बेसिकली रिपीटेटिवली ईच ईयर पूछे जाते हैं. सो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि PYQs में कौन कौन से MCQs आपको रिपीटेटिवली एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं, बिकॉज मैं वही PYQs आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ. सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन. सो आप सभी को तो पता है पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है ऑन 28 अगस्त, राइट? ओके. सो स्टूडेंट्स, इस एंट्रेंस टेस्ट में बेसिकली आपको 50% जो MCQs है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं. ओके. MCQs एंड एज वेल आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो आपको अगर इस PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं. ओके. दैट्स वाई स्टूडेंट्स, आपको इस PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से आप सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप जान सकते हो कि आपका रिवीजन कहाँ तक हुआ है. एंड आपको इसी PDF में से गारंटीड 80% जो MCQs है वो मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे ये टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है. अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसके थ्रू आप सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं. एंड इसमें आप दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस यानी कि MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों को भी आप यहाँ पे डील कर सकते हो. ओके. The arithmetic mean of all possible outcomes is known as. नाउ जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं रिसर्च के, उसका जो अरिथमेटिक मीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको मिलती है जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हो. यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसमें आप सारे डेटा सेट्स की अगर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हो देन दैट वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? एक्सपेक्टेड वैल्यू. एंड आप सभी को तो पता है सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते? मीन, मीडियन एंड मोड, राइट? जिनके थ्रू आप सिर्फ सेंट्रल पोजीशनड डेटा को रिप्रेजेंट करते हो. सेंट्रल पोजीशन डेटा यानी कि व्हाट? इटसेल्फ अरिथमेटिक मीन और द एवरेज,
राइट। सो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू होती है। ओके या राइट। सो दैट्स वाई इसे अगर आपको कैलकुलेट करना है देन इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ईच पॉसिबल आउटकम को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड उसे करने के बाद आपको उन सारे वैल्यूज को ऐड करना है। सो ये करके जो आपको वैल्यू मिलेगी दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके क्रिटिकल वैल्यू। नाउ क्रिटिकल वैल्यू ये एक ऐसी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। सो उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आपको मिलती है ये वैल्यूज आप आपके रिसर्च प्रोसेस में ले नहीं सकते हो। सो बेसिकली ये आपके रिसर्च प्रोसेस का आउटकम नहीं हो सकता है। मतलब क्रिटिकल वैल्यू ये एक ऐसी वैल्यू होती है उसके बाद में जितने भी सारे डेटा के वैल्यूज होते हैं दिस कांट बी आउटकम ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ओके वेरिएंस तो आप सभी को पता है विच इज नथिंग बट व्हाट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि आपका पूरा डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है अराउंड इट्स मीन, इसका मतलब होता है वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब भी वही होता है बट देर इज ओनली वन डिफरेंस। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है देन आप वेरिएंस को क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे। ओके सो इफ यू नाउ अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज एंटायरिटीज देन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा व्हाट 1 दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। बिकॉज ऑल पॉसिबल जितने भी सारे आउटकम्स होते हैं उसकी जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू। बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट व्हाट अरिथमेटिक मीन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उन वैल्यूज की कि वो आपके रिसर्च के पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द वैल्यू ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ यहाँ पे आपको काफी सारे वैल्यूज दी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। सो इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हो नहीं सकती। -1 -0.75 0 1.2। सो स्टूडेंट्स हमने ये कितनी बार देखा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि ऐसा मेजरमेंट जिसके थ्रू आप जो लीनियर रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स का उनकी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को आप मेजर कर सकते हो। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 एंड 1 के बीच रहती है इंक्लूडिंग -1 एंड 1। इफ यू सी हियर -1 ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हो सकती है, -0.75 भी हो सकती है बिकॉज -0.75 ये -1 से कम है राइट। 0 भी हो सकती है बट 1.2 ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं हो सकती बिकॉज 1.2 ये 1 से भी ज्यादा है। ओके दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 4। सो स्टूडेंट्स हम सभी को पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स हर एक उनके कंसर्न्ड सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर देते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स कंसर्न सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो यहाँ पे ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल है ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछते हैं ऑन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट टॉपिक। ओके
द वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट 2, 10, 1, 9 एंड 3। सो यहाँ पे आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया है 2, 10, 1, 9 एंड 3 एंड बाय यूजिंग दिस डेटा सेट आपको वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। सो जैसे कि हमने देखा वेरिएंस का मतलब होता है कि बेसिकली आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। ओके, सो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना है। सो आप सभी को तो पता है कि मीन की वैल्यू क्या है और मीन का फॉर्मूला क्या है। मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन, जिसे काउंट करने के लिए आपको पूरे डेटा सेट को पहले ऐड करना है एंड उसे ऐड करने के बाद उसको आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। सो इन सभी को ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी उसे ऐड करो, डिवाइड बाय इट 5। सो इसके बाद आपको जो मीन की वैल्यू मिलेगी विच इज़ नथिंग बट व्हाट 5। सो आपको मीन की वैल्यू मिली है 5। नाउ आपको क्या करना है, ये जो मीन की वैल्यू आपको मिली है इस वैल्यू को आपको ईच डेटा पॉइंट से सबट्रैक्ट करना है। मतलब जैसे कि 2 - 5 करके आपको मिलेगा -3, देन 10 - 5 5 लाइक दैट। सो आपको पूरे डेटा पॉइंट जितने भी है यहाँ पे उन सभी से आपको 5 को माइनस करना है। सो यहाँ पे जितने भी सारी आपको वैल्यूज मिलेगी उन सभी वैल्यूज को आपको स्क्वायर करना है। मतलब जैसे कि 2 - 5 इज -3, सो इसका स्क्वायर अगर आप निकालोगे देन आपको मिलेगा 9, 10 - 5 यानी कि 25, ओके, देन 16, देन 16 4। सो मैंने बाकी के भी जो डेटा पॉइंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करके देखा, मतलब 1 - 5 करके देखा तो आपको क्या मिलेगा -4, ओके, देन 9 - 5 करके मिलेगा आपको 4, 3 - 5 करके मिलेगा आपको व्हाट -2। सो इन सभी को आपको स्क्वायर करना है। नाउ आपको क्या करना है, इन सारे स्क्वायर्स को आपको ऐड करना है। सो ऐड इट, जो वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू को आपको 5 से डिवाइड करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन सारे स्क्वायर्स का फिर से एवरेज निकाल रहे हो। सो इसकी जो आपको वैल्यू मिलेगी विच इज नथिंग बट व्हाट 17.5। सो लेट अस सी द ऑप्शंस 15.5, 17.5, 5.5 and 7.5. So here your correct answer should be what 2, that is 17.5. सो इसका मतलब ये है कि वेरिएंस को अगर आपको कैलकुलेट करना है देन उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको जो डेटा पॉइंट्स है उनको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, आर यू गेटिंग? सो बेसिकली जो मीन वैल्यू आपको मिलेगी उस मीन वैल्यू को आपको डेटा पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका स्क्वायर आपको निकालना है एंड जो स्क्वायर आपको मिलेगा उस स्क्वायर्स को आपको क्या करना है, ऐड करके उसका एवरेज निकालना है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट वेरिएंस। If an experiment is repeated independently for a large number of times, it converges to A or an। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आप इंडिपेंडेंटली रिपीट करते हो वो भी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, देन उस रिपीटेटिवली एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलती है वो वैल्यूज किस वैल्यू में कन्वर्ट होती है। इट कन्वर्जेस टू, यानी कि कौन से वैल्यू में कन्वर्ट होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि किस वैल्यू में कन्वर्ट होगी, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं एंड जिसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि ये तो इसका आंसर नहीं आएगा बिकॉज आपको एक ही वैल्यू के लिए पूछा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही आएगा, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो आपको एक एंड दो ऑप्शन में से ही एक सही ऑप्शन को चूज करना है। सो नाउ लेट अस सी, अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को इंडिपेंडेंटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीटेटिवली कर रहे हो देन ऑब्वियसली आपको रिपीटेटिवली वही आंसर्स मिलेंगे, मतलब वही वैल्यूज आपको मिलेगी बार बार, राइट। सो इट मीन्स दैट आपको समझ में आएगा कि ऑन अ एवरेज मोड आपको वही वैल्यूज मिल रही है। सो जितने भी सारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं
उन रैंडम वेरिएबल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपको एक ही वैल्यू बार बार मिल रही है, सो इसका मतलब ये है कि उन सारे रैंडम वेरिएबल्स की जो एवरेज है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दैट वैल्यू, एंड उस एवरेज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी, बिकॉज हमने देखा इसी सेशन में कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको मिलती है जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हो। सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज वैल्यू, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज बेसिकली आपको ऐसी लगती है विच विल हैव पॉसिबिलिटी कि वो आपके रिसर्च के आउटकम हो जाए। आर यू गेटिंग? दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1। वेरिएंस का तो यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज वेरिएंस यानी कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है। ओके, सो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू। विच स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स? नाउ इनमें से कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड को आप यूज करोगे अगर आपको दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एस्टिमेट करना है? वेदर इट इज कोरिलेशन, वेदर इट इज रिग्रेशन, वेदर इट इज कोवेरिएंस, वेदर इट इज अनोवा। सो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हमने देखा, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू आप सिर्फ यही बता सकते हो कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, देन वो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन क्या है एंड एज वेल उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू आप सिर्फ यही बता सकते हो, बट यू कांट एग्जैक्टली एस्टिमेट कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या फिर कुछ और रिलेशनशिप है, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है रिग्रेशन एनालिसिस। बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू आप दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एस्टिमेट कर सकते हो, भले ही वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो या फिर कोई और रिलेशनशिप हो। सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 2, दैट इज रिग्रेशन। कोवेरिएंस के थ्रू आप सिर्फ अगर वेरिएबल्स है देन उसमें जो डायरेक्शन वाइज जो चेंजेस होते हैं वही आप कोवेरिएंस के थ्रू बता सकते हो, बट उनके रिलेशनशिप में कितनी स्ट्रेंथ है वो आप नहीं बता सकते हो। एंड यहाँ पे भी सिर्फ आप जो लीनियर रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स का, उनके ही चेंज ऑफ डायरेक्शन को एस्टिमेट कर सकते हो। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड अनोवा में बेसिकली आप क्या करते हो, आप दो से भी ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हो। ओके, बट इनडायरेक्टली यू कैन एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। बेसिकली आप दो से भी ज्यादा वेरिएबल्स को ही एस्टिमेट करते हो अनोवा के थ्रू। सो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सो हियर योर प्रिसाइज एंड करेक्ट आंसर इज व्हाट, रिग्रेशन। The value of r square coefficient of determination is always between. Now r square यानी कि coefficient of determination, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा किस रेंज में रहती है? 0 and 1 including 0 and 1, 0 and 1 excluding 0 and 1, -1 and 1 including -1 and 1, -1 and 1 excluding -1 and 1. सो स्टूडेंट्स, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है जिसे हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रेडिक्टेबल फ्रॉम इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इसका मतलब यह होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना वेरिएंस है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस का प्रपोर्शन कितना है, एंड उसे बेसिकली आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर प्रेडिक्ट करते हो। सो दिस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एंड इसकी वैल्यू हमेशा 0 and 1 के बीच में रहती है, इंक्लूडिंग 0 and 1. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 1. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है।
कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके थ्रू आप डिपेंडेंट वेरिएबल के जो वेरिएंस होता है उसका प्रपोर्शन कितना है अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आप देख सकते हो. ओके, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन देन द स्कीवनेस इज. नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है अबाउट इट्स मीन देन स्कीवनेस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0, 1, पॉजिटिव, निगेटिव. सो ये तो हमने कई बार देखा है. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ द मीन, मोड एंड मीडियन सभी इक्वल होते हैं. एंड इसका जो कर्व आपको मिलेगा विच इज़ अ बेल कर्व, जिसमें अगर दो हाल्व्स आप करोगे देन राइट एंड लेफ्ट हाल्व्स दोनों भी आपको इक्वल नजर आएंगे. सो यहाँ पे अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि यहाँ पे कोई भी आसिमेट्री नहीं है एंड आसिमेट्री को ही स्कीवनेस कहा जाता है, यानी कि स्कीवनेस की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट? 1. A hypothesis is a theory which is based on or an assumption which is based on. So hypothesis ये जो theory होती है वो किसके आधार पर होती है? Sufficient evidence, insufficient evidence, data, experimentation. So students, ये जो hypothesis है it is nothing but what? A statement about the predicted outcomes of the research process, right? सो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. सो हाइपोथेसिस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट शुड बी फॉल्सिफाइबल, यानी कि ये हमें ऐसे भी रिजल्ट्स दे सकता है विच आर फॉल्स. ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस ये आपको हमेशा सही रिजल्ट्स देता है. एंड हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं दैट टू बेस्ड अपॉन द इनसफिशिएंट एविडेंस, एंड दैट्स वाई हम उसे टेस्ट करते हैं कि एविडेंस बाद में हम कलेक्ट करके उसे टेस्ट करते हैं. सो अगर आपके पास इनसफिशिएंट एविडेंस होता है देन उसके आधार पर आप हाइपोथेसिस को बनाते हो एंड हाइपोथेसिस को फॉर्म्युलेट करने के बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हो एंड बेस्ड अपॉन द डेटा आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. सो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको सही वैल्यूज मिलती है, आपको कई बार फॉल्स वैल्यूज भी मिलती है. एंड दैट्स वाई इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड बी फॉल्सिफाइबल, बिकॉज हाइपोथेसिस को हम इनसफिशिएंट एविडेंस के आधार पर बनाते हैं. मतलब ऐसा एविडेंस जिस पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. सफिशिएंट एविडेंस यानी कि डेटा इटसेल्फ. ओके, सो बेसिकली जब आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो देन उसके बाद आप सफिशिएंट एविडेंस और डेटा को कलेक्ट करते हो ताकि आप उसे टेस्ट कर सके. सो एक्सपेरिमेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. द लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल दैट रिजल्ट्स इन रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे हम लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं जिसके थ्रू आपको नल हाइपोथेसिस के वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ता है? अल्फा वैल्यू, पी वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक, कॉन्फिडेंस इंटरवल. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा वैल्यू होती है दिस इज द वैल्यू. ओके, बेसिकली इस वैल्यू के साथ आप लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल को क्या करते हो? कंपेयर करते हो. अगर आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू बहुत कम मिलती है, सो बेसिकली लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब यही होता है कि सिग्निफिकेंट लेवल की वैल्यू कम आपको मिली है. सो इसका मतलब ये है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे. अगर आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है देन आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे. सो दिस इज व्हाट अल्फा वैल्यू. ओके, पी वैल्यू. नाउ व्हाट इज पी वैल्यू? पी वैल्यू ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू आप एविडेंस के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो. सो ये किस प्रकार का एविडेंस होता है? ये एविडेंस बेसिकली आप नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट रखते हो. सो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो एविडेंस होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उसको मेजर जब हम करते हैं, सो उसको मेजर करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है दिस इज नथिंग बट व्हाट? पी वैल्यू. एंड इसी पी वैल्यू को आप अल्फा वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो. अगर आपको पी की वैल्यू स्मॉल मिलती है
देन अल्फा वैल्यू, देन इन दिस सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. बट अगर आपको पी की वैल्यू अल्फा वैल्यू से भी ऊपर मिलती है, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. एंड यहाँ पे आप अज्यूम भी करते हो कि नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है. ओके, दिस इज द अजम्पशन. सो हियर अगर आपको समझ में आ गया है, देन योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 2, बिकॉज पी वैल्यू इज द लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल जिसके थ्रू आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है. ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि द मेजरमेंट जिसके थ्रू बेसिकली आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके थ्रू आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, लाइक दैट. कॉन्फिडेंस इंटरवल में जितनी भी सारी वैल्यूज होती है, दीज आर द वैल्यूज जो बेसिकली सही पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज होती है. एंड दीज आर द वैल्यूज जो आपको आपके रिसर्च आउटकम्स में मिलती है. ओके, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर ग्रुप मीन्स इन अ सैंपल. सो नाउ इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऐसा है जिसके थ्रू आप ग्रुप मीन्स को कंपेयर कर सकते हो. ग्रुप मीन्स का मतलब होता है कि दो से भी ज्यादा ग्रुप मीन्स को आप कंपेयर कर सकते हो. सो वेदर इट इज कोरिलेशन, whether it is regression, whether it is covariance, whether it is ANOVA. So correlation यानी कि correlation coefficient जो हमने देखा जिसके थ्रू आप सिर्फ strength एंड जो direction होती है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स उनको आप मेजर कर सकते हो. रिग्रेशन के थ्रू आप दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एस्टिमेट कर सकते हो, चाहे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो या फिर कोई और. कोवेरियंस के थ्रू आप सिर्फ जो डायरेक्शन में चेंज होता है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द दो लीनियर वेरिएबल्स उनको आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो. एंड अनोवा इज द पैरामेट्रिक टेस्ट जिसके थ्रू बेसिकली आप दो से भी ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर कर सकते हो. सो हियर इज योर आंसर, दैट इज अनोवा. ओके, एंड अनोवा में बेसिकली एफ टेस्ट यूज किया जाता है बिकॉज एफ टेस्ट के थ्रू आप वेरिएंसेस को कंपेयर कर सकते हो. सो बेसिकली एफ टेस्ट के थ्रू आप जो बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएंस होता है उसको आप विद इन द ग्रुप वेरिएंस के साथ कंपेयर करते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.